स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल स्ट्रक्चर। यह आज का वीडियो पार्ट सेकंड है। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, तभी आपको आज का यह वीडियो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका को पढ़ा। कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया, सुरक्षा आवरण और जीवद्रव। सुरक्षा आवरण के अंतर्गत हमने कोशिका भित्ति और कोशिका कला को पढ़ा। वहीं जीवद्रव को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को कोशिका द्रव या कोशिकांग, वहीं दूसरे भाग को केंद्रक कहा गया। कोशिकांग के अंतर्गत हमने राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःद्रवी जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, तारकाय इत्यादि पढ़े। अब हम केंद्रक को पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज का श्रेय वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इन्होंने बताया केंद्रक कोशिका के विभिन्न अंगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे कोशिका का डायरेक्टर या कंट्रोल रूम कहा जाता है। सपोज आप देखे होंगे किसी कॉलेज या संस्था में, वहाँ पे एक डायरेक्टर रहते हैं। वो एज अ हेड सभी वहाँ के जितने एम्प्लॉयज मेंबर हैं सब पे कंट्रोल रखते हैं और ये देखते हैं कि सब अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरीके से केंद्रक है, ये कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है और देखता है कि वो अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं। केंद्रक को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्रक भित्ति, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। एंड चौथा है केंद्रक जाल, न्यूक्लियस रेटिकुलम। फर्स्ट पॉइंट है केंद्रक भित्ति, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह केंद्रक का बाहरी आवरण होता है। यह केंद्रक को चारों तरफ से सुरक्षित रखता है। सेकंड पॉइंट है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। यह केंद्रक के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा केंद्रिका, जो कि केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के बीच में ये घनी संरचना आपको दिख रही है, इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यह प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। केंद्रिका की खोज का श्रेय फोन्टॉन नामक वैज्ञानिक को जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा केंद्रक जाल, जिसे न्यूक्लियस रेटिकुलम भी कहते हैं। ये छोटे छोटे धागों जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसे हम क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। क्रोमोनीमेटा कोशिका विभाजन के समय ये अलग होकर संघनित एक छड़ीनुमा संरचना बना लेती है और इस छड़ीनुमा संरचना को हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम। गुणसूत्र की खोज का श्रेय वैज्ञानिक स्ट्रॉन्गबर्ग को जाता है, परंतु गुणसूत्र का नामकरण वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका को केंद्रक के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। इसमें प्री का अर्थ होता है प्रारंभिक और कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक प्रारंभिक अवस्था या अविकसित होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अभी मैंने आपको केंद्रक का स्ट्रक्चर समझाया, जिसमें चार भाग केंद्रक के होते हैं। पहला केंद्रक भित्ति है, यह केंद्रक को सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। यह भाग केंद्रक भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। साथ ही केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, यह भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक भित्ति न पाए जाने के कारण से केंद्रक के सभी भाग जितने पदार्थ होते हैं वह बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। इसके कारण ही डीएनए अलग नग्न अवस्था में रहता है और इनमें प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्म ऐसे जंतुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका।
जहाँ यू का अर्थ होता है वेल डेवलप एंड कैरी ऑन का अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भित्ति, केंद्रिका, केंद्रक जाल, केंद्रक द्रव्य ये सभी भाग पाए जाते हैं। साथ ही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में एक नहीं कई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही इनमें संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। गुणसूत्र को आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक वाहक के रूप में आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इसी कारण हर माता पिता के गुण उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। गुणसूत्र की बात करें तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। वहीं जोड़ों की अगर हम बात करें तो ये 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के आधे भाग को क्रोमैटिड कहा जाता है, इस आधे भाग को और इस आधे भाग को, और ये दोनों क्रोमैटिड जिस बिंदु पे मिलते हैं इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार से विभाजित होते हैं। पहला है ऑटोसोम, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम 22 जोड़े पाए जाते हैं, वहीं सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़े होते हैं। दोनों को मिला के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑटोसोम में XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह 22 जोड़े में होते हैं। वहीं सेक्स क्रोमोसोम में X और Y प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह 1 जोड़ी में होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर ही मानव लिंग निर्धारित होता है। अगर गुणसूत्र XY है तो वह लड़का होता है, वहीं अगर XX है तो वह लड़की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण यह गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता रहता है। गुणसूत्र में डीएनए हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, इसीलिए डीएनए द्विकुंडलित संरचना अर्थात डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की खोज का श्रेय दो वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस किक को जाता है। डीएनए की खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए केंद्रक में धागे के रूप में फैला हुआ रहता है। साथ ही यह माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए अनेक न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ होता है, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजनस बेस जिसे नाइट्रोजन क्षार, शुगर तथा फॉस्फेट पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजनस बेस, इसके अंतर्गत प्यूरीन तथा पिरिमिडीन आते हैं। प्यूरीन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, इसे हम कैपिटल A तथा कैपिटल G से डिनोट करते हैं। वहीं पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और थाइमीन आते हैं, जिन्हें हम कैपिटल C और कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना का श्रेय भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद खुराना को जाता है। आरएनए एकल कुंडलित संरचना होती है, यह कोशिका द्रव में बिखरी हुई रहती है। आरएनए एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ वायरस जो कि एक अपवाद है, उसके अंतर्गत यह आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। इस वायरस में यह एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए को
3 भागों में बांटा गया है। पहला है mRNA जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, दूसरा है rRNA जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और थर्ड है tRNA जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। आरएनए की संरचना के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने देखा डीएनए की संरचना में कि नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत प्यूरिन और पिरिमिडिन पाया जाता है, वहीं प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन पाया जाता है और पिरिमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन तथा थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है जिसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है जीन। जीन एक आनुवंशिकता इकाई होती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का बना हुआ होता है, वहीं वायरस में यह डीएनए और आरएनए दोनों का बना हुआ होता है। कोशिका के पूरे टॉपिक को पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड को दोनों को मिला करके एक बार हम इसका पूरा रिवीजन करते हैं। जैसे कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, अंतःद्रवी जालिका को कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, कोशिका कला को, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रशिक्षु गोल्जी इकाई को कहा जाता है, वहीं पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर या कोशिका का खाद्य कारखाना हरित लवक को कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, वहीं मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म का होता है। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग में पाया जाता है, वहीं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म जैसे जीवों में प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पादप में सबसे बड़ी कोशिकांग लवक होता है, वहीं सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, वहीं सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कोशिका का यह टॉपिक, जिसको हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड के माध्यम से पढ़ा, यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ ही हमारा चैनल साइंस गैलेक्सी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।